नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम। सुप्रीम कोर्ट में बीते 3 दिन से लगातार जो है हिजाब बैन को लेकर के बहस चल रही है, जहां हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी दलीलें रखी जा रही हैं, तो वहीं बेटियों के लिए जो वकील लगातार अपनी दलीलों को रख रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। क्योंकि कल देवदत्त कमात ने जिस तरीके से अपनी दलीलों को रखा और उसे एंड अप किया, और आज फिर वहीं से शुरुआत देवदत्त कमात द्वारा की गई, जहां देवदत्त कमात ने कई बड़े पॉइंट को जज साहब के सामने रख दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया है। किस तरीके से दलीलें रखी गई हैं, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तकरीबन 11:30 बजे ये बहस शुरू हुई और तकरीबन 1:30 बजे तक ये बहस चली है। इस बहस के दौरान गुरुवार को हिजाब बैन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा गया था, जिसके खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की है। मामले में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कमात ने भी दलीलें आज फिर से जारी रखी, जहां आपको बता दें कि मामले की पिछले सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने तर्क दिया था कि सरकार का आदेश अहंकार है, जैसा कि राज्य ने तर्क दिया है कि लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत छात्राओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय वज़ुल नताल और अन्य बना पिल्ले के एक फैसले पर बहुत भरोसा किया, जो दक्षिण भारत की एक हिंदू लड़की के नाक में कील पहनाने के अधिकार से संबंधित है। जहां पुरानी बातों को कोर्ट ने कब क्या फैसला दिया, खासतौर पर अपने फंडामेंटल राइट के लिए, उसके लिए दलीलें देवदत्त कमात की तरफ से रखी गई थी। तो वहीं सुनवाई में पीठ में उनसे पूछा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समानताएं कैसे खींची जा सकती हैं, और इस मुद्दे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका की संविधान में क्या प्रावधान मौजूद है। तो वहीं ये बोला गया कि योर लॉर्डरशिप, दक्षिण अफ्रीका बहुत अधिक विविध है और सुरक्षा का दायरा व्यापक है। जस्टिस धूलिया ने महाद्वीप न्यायालयों में निर्णयों की ओर से इशारा किया। ये ऑस्ट्रेलिया में एक निर्णय है या सिर पर दुपट्टा बैन एक समुदाय लक्षित था, जो कि असंवैधानिक ठहराया गया था। इस्लामी धर्म के छात्रों ने कहा कि ये उनके निर्णय का हिस्सा है। चयनात्मक प्रतिबंध जो इस्लामी लड़कियों को हेड स्कार्फ पहनने से मना करता है, संबंधित महिला छात्रों के समावेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा तथा पहुंच को और अधिक कठिन बना सकता है। जहां ये दलीलें रखी गई खासतौर पर कमात के द्वारा, तो वहीं ये भी बात सामने आई कि अनुच्छेद 25(1) लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य अन्य मौलिक अधिकारों के आधार पर प्रतिबंध है। यहाँ बताया गया है कि नागरिकों को स्वतंत्र व्यवसाय, धर्म के आचरण और प्रचार अधिकार का उल्लेख करते हुए सीनियर एडवोकेट कमात ने कहा कि अनुच्छेद 25 के 2 भाग हैं, पहला 25(1) और दूसरा 25(2). उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25(1) में 3 प्रकार के प्रतिबंध हैं, अर्थात सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार अध्याय के अन्य प्रावधान हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक व्यवस्था या नैतिक या स्वास्थ्य पर स्कूल में हिजाब के प्रतिबंधों को उचित नहीं ठहराया है। इसके अलावा राज्य का ये तर्क सिर पर दुपट्टा अन्य लोगों को ठेस पहुंचाएगा, हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का एक कारण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि अपेक्षित सरकारी आदेश अनुच्छेद 25 के पहले भाग के प्रयोजनों के लिए वैध प्रतिबंध नहीं हो सकता। इस मौके पर जस्टिस धूलिया ने उन्हें याद दिलाया कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 25(1) ये तर्क उनके लिए उपलब्ध होगा यदि वे ये तर्क दे रहे हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। लेकिन पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि इस लाइन का उपयोग नहीं करेंगे, जहां हिजाब को लेकर के क्योंकि इजाज़त मांगी जा रही है कि सिर्फ सर पर एक हेड स्कार्फ पहनने से किसी का मौलिक अधिकार कैसे खतरे में आ सकता है, कोई कैसे हिजाब पहनने से खतरे में आ सकता है, और दलीलें देवदत्त कमात द्वारा रखी गई हैं। तो वहीं इसके बाद जस्टिस गुप्ता ने हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, मैं स्पष्ट कर दूंगा कि अधिकार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से आता है। हर धार्मिक प्रथा आवश्यक नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य इसे तब तक प्रतिबंध कर सकता है जब तक कि ये सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। उदाहरण के लिए, जब मैं एक नाम पहचानता हूँ सीनियर एडवोकेट के परासिन, वे हमारे लिए एक पिताजी की तरह हैं, वे नमन पहनते हैं, क्या यह न्यायालय में अनुशासन का मर्यादा को प्रभावित करता है? जस्टिस गुप्ता ने हस्तक्षेप किया, कहा कि अदालत में ड्रेस कोड की तुलना तत्काल मामले से नहीं की जा सकती, जहां देवदत्त कमात ने साफ तौर पर कहा कि यहां कई वकील ऐसे हैं जो हाथ में कड़ा पहनते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने धर्म के हिसाब से चीजों को पहन करके आते हैं। क्या ये उल्लंघन नहीं है? तो जस्टिस गुप्ता इस पर बौखलाते हुए बोले कि ये मामले को अदालत से जोड़ना ठीक नहीं है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा, मैं अपने धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में हेड गियर कारा पहन सकता हूं, एक मुख्य धार्मिक प्रथा नहीं हो सकती, लेकिन जब तक ये सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिक को प्रभावित नहीं करता तब तक इसकी अनुमति दी जा सकती है। योर लॉर्डशिप आनंद मार्गी मामला जानते हैं, जहां तांडव नृत्य प्रतिबंधित किया गया था। जस्टिस गुप्ता इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि गली में हिजाब पहनने से किसी को ठेस नहीं पहुंचती है। हालांकि इसे स्कूल में पहनने से सवाल ये हो सकता है कि स्कूल किस तरह की सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, जिसकी दलीलें लोगों के सामने आई और साफ तौर पर हिजाब मामले में ये कह दिया गया कि तमाम लोग जो हैं हिजाब पहन करके, खासतौर पर बच्चियों के हिजाब को लेकर के सवाल हो रहा है। तो देवदत्त कमात ने साफ तौर पर कहा कि तमाम लोग अपने धर्म के हिसाब से चीजें पहन सकते हैं, तो बच्चियों को क्यों हेड स्कार्फ पहनने से रोका जा रहा है? क्या ये उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं है, जो इनसे उनका फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश की जा रही है? ये दलीलें आज रखी गई हैं, कल फिर इस केस पर सुनवाई होगी। तमाम अपडेट आप लोगों के साथ हिजाब मामले को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।